आज का इंसान सबसे ज़्यादा परेशान रहता है अपने आप से, अपने मन से और अपनी सोच से। ओवर थिंकिंग एक ऐसी बीमारी है जो लोग हर छोटी छोटी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। अगर किसी को किसी ट्रिप पे जाना है, उनका अगर एक हफ्ते बाद का शेड्यूल है, तो उस एक हफ्ते के बीच में वो ओवर थिंकिंग से गुजरते रहते हैं। एक परेशानी उनको होती रहती है। नमस्कार, मैं हूँ आयुष और आज हमारे साथ एक बेहद ही ख़ास मेहमान हैं, दीपक गुप्ता जी। दीपक जी ओसीडी के स्पेशलिस्ट और बहुत अच्छे शिक्षक और सीआईएल गुरुजी के नाम से बहुत ही मशहूर हैं और एक बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर भी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में, स्माइल एंड टॉक विद आयुष में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। सर आज के टाइम पे ओसीडी एक चीज़ इंट्रोडक्शन में आई है, इंट्रोड्यूस हुई है। बहुत टाइम पहले जब पॉडकास्ट वगैरह नहीं चलता था तब ओसीडी, क्योंकि मैंने खुद गूगल पे सर्च किया था कि हाउ टू ओवरकम द ओवर थिंकिंग, तो मुझे आता था कि ये ओसीडी है, ओसीडी टाइप की एक बीमारी होती है, ऐसी चीज़ें। तो मुझे लगता था कि शायद मुझे ही कुछ हो गया है, मैं ही बीमार हूँ, ऐसा कुछ मुझे फ़ील होने लगता था। बट जब मैंने उसमें और रिसर्च किया, मुझे लगता था मुझे ही तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मतलब बहुत सीरियस हो गया मैं। लेकिन जब उसमें मैंने और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि हर कोई इस चीज़ को फेस कर रहा है। सर ओसीडी को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है ओसीडी? ओसीडी केवल रूप बदला है। जी आज से 40 साल पहले भी थी, जी 20 साल पहले भी थी जी। और आज भी, और आज के बाद भी रहेगी। ओके। किसी भी चीज को ना ज्यादा समय तक अपने साथ लगा लेना, जी किसी भी चीज के प्रति नेगेटिव थॉट अपने अंदर ज्यादा बसा लेना। जी जब एक आदमी अपनी लाइफ से खुश नहीं होता, जी दूसरे की लाइफ में झांकना शुरू कर देता है, जी या जैसे कि आपके पास मान लो अच्छी इनकम है हम्म और मैं उस इनकम को टच नहीं कर पा रहा, हम्म या मैं आपकी फील्ड को टच नहीं कर पा रहा, हम्म या मैंने वो विषय जाना ही नहीं, मैं उस विषय को जो मैं मना करता हूं ना, वो ओसीडी है। जिस चीज को मना करता हूँ। जैसे कि मान लो आपने मुझे बोला कि दीपक जी आप ना ऑटोमेटिक कार ले लो, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक कार चलाई नहीं, तो ऑटोमेटिक कार चलेगी नहीं मेरे से, उसमें गियर नहीं होता, वो तो ऑटोमेटिक है। वो ऑटोमेटिक है। वो मैंने ना पहले ही अपने अंदर एक एज्यूम बना लिया कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मुझे प्रॉब्लम देगा। ये मुझे प्रॉब्लम देगा, मुझे आपसे नफरत है, जी ये मैंने दिमाग में बिठा लिया। जी आप मेरे लिए जितना मर्जी अच्छा कर लो, जी मगर मुझे आपसे नफरत है। और वो जो मैंने जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ब्रेक कर दिया, जी उसके बीच में जो लेयर बना दी, वो ओसीडी है। किसी भी चीज को बार 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 उसके ऊपर डिस्कशन करते रहना, लेकिन उसका रिजल्ट है जीरो। जीरो, इसलिए कि उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक एक्सेप्ट नहीं होगा जीरो ही रहेगा। भाई बीमार आदमी जी तब तक बीमार है जब तक वो ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं बीमार हूं। दवाई तभी काम करेगी। मान लो मैंने आपको बोला कि यार आप पागल हो, आपने कहा जी हाँ, कैसे पागल हूं, लेकिन जिस दिन आपको लगेगा हाँ यार मैं ये कुछ गलतियां तो करता हूं बार बार, उस दिन आपका ओसीडी का इलाज होगा। उससे पहले आप, क्योंकि आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने ना अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक लेयर क्रिएट कर रखी है, उससे जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक आप ओसीडी से बाहर नहीं निकलेंगे। एवरी पर्सन, हर व्यक्ति आज की डेट में किसी ना किसी बात को लेके ओसीडी से ग्रसित है। जैसे सर एक चीज़ और बहुत देखा गया, तो इसके बारे में भी रिसर्च किया गया है, तो लोग कहते हैं ये भी ओसीडी है। बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे जब कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल होता है, पूजा पाठ करता है, तो वो जो उसके इष्ट होते हैं, जो उसके आराध्य होते हैं, उसी को लेके उसके मन में बुरे ख्याल आने लग जाते हैं और वो चाहता है कि ना आए। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए कि कोई उसका आराध्य है और उसके बारे में सडनली कोई बुरा सा ख्याल आता है, तो वो बंदा क्या करता है, तुरंत उस ख्याल को किक मारता है, नहीं नहीं तुम क्यों आ रहे हो, ये तो बहुत गलत चीज़ है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे ही वो सोचता है ऐसा क्यों हो रहा है, वो चीज़ रिपीटली बार बार आती रहती है और फिर वो इंसान एक मतलब डिप्रेशन में जाने लग जाता है, उसे प्रॉब्लम होने लगती है। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे भगवान है, उनके खिलाफ ये थॉट ना आए, और जितना चाह रहा हूं ना उतना ही आ रहा है। ये क्या है? आज के टाइम में सोशल मीडिया में एक एल्गोरिथम सेट है जी आप किसी भी वीडियोस को या किसी भी रील को अगर आप 15-20 सेकंड के लिए देखते हैं जी तो उसके बाद हर दूसरी तीसरी रील हाँ, उसी से रिलेटेड उससे मिलेगी। रिलेटेड आने लगेगी। तो
वो जो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है वो किसने डेवलप किया? वो किसी व्यक्ति ने डेवलप किया। क्यों डेवलप किया? क्योंकि उसके माइंड में ऐसे थॉट आए। जी। आपका जो माइंड का थॉट जो 15 सेकंड 20 सेकंड जो आपने सोच लिया वो आपको बार बार आएगा कि नेगेटिव थॉट आ रहे हैं मेरे को, ईस्ट के आ रहे हैं, वो गलत ख्याल आ रहे हैं, गलत बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं, ये नहीं आनी चाहिए। ये तब तक आएंगी जब तक आप ये सोच रहे कि आ रहे हैं। जिस दिन आप कहोगे अरे एक बार आया तो दोबारा नहीं आया, तो पक्का वो थॉट दोबारा नहीं आ सकते। आपने कोई वीडियो देखी, आपको लगा यार ये बेकार आदमी है, इसकी बेकार वीडियो है, उसकी वीडियो आपको हफ्ते भर तक नहीं आएगी। क्योंकि दो चीज है, जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारी ये वाली आंखें ऊपर हो जाती हैं। जैसे आपने मुझे बोला कि दीपक जी कार से वो बाई बस आए हो क्या, मैंने कहा नहीं। तो झूठ बोलेंगे तो ये वाली आंख हमारी ऊपर हो जाएगी, और जब सच बोलेंगे तो हमारी ये वाली आंख ऊपर हो जाएगी। ओके, यही दो चीज है ना, एक कॉन्शियस एक सब कॉन्शियस। तो कॉन्शियस की लेयर सब कॉन्शियस माइंड तक जाने नहीं दे रही। आप उसको ब्रेक कीजिए, आप ओसीडी से भी निकलना शुरू हो जाएंगे। ये ओके, मतलब ये जो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में जो लेयर है उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। वो ब्रेक कैसे करो? आप ही करोगे। माइंड को जब आप ही ने सोचा है तो आप ही उसको निकालोगे। माइंड को क्लियर करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल क्लियर करना। अब गुरुजी सबसे पहले आप बताइए, एक केपी एस्ट्रोलॉजी करके कोई चीज़ इंट्रोड्यूस है, मैंने आज तक बहुत एस्ट्रोलॉजर से बात किया लेकिन इस चीज़ पे अभी तक बात नहीं हो पाई। केपी एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब, इन दोनों को कैसे एक साथ जोड़ते हैं? देखो जी, केपी एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब दो अलग अलग पैरामीटर है। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है ना, आपके प्रश्नों का जवाब देती है। क्या मेरा मकान बनेगा, क्या मेरे बच्चे होंगे, क्या मैं विदेश जाऊंगा, क्या मुझे विदेश में जाकर सेटलमेंट पीआर मिलेगी, क्या मेरे को वहाँ का परमानेंट रेजिडेंस मिलेगा, क्या मेरा वीज़ा लगेगा, क्या मेरा ग्रीन कार्ड आएगा। मतलब केपी केवल और केवल आपके प्रश्नों का जवाब दे सकती है। लाल किताब हालात बेस है। ओके। लाल किताब में आप कुछ नहीं पूछेंगे, और जिसको लाल किताब आएगी वो व्यक्ति आपको खुद आपके बारे में बता देगा। मतलब हम कुछ भी पूछेंगे नहीं आपसे, और आप हमारे बारे में खुद से सारी चीजें बता देंगे। ये लाल एटलीस्ट कम से कम 50, 60, 70% तो आदमी बता देगा। वो क्यों बता देगा? क्योंकि अभी तक की जो आपकी जर्नी है उसका भी अगर उसने आपको 70-80% बता दिया तो भी एक बहुत अच्छी बात है कि आपने केवल अपनी डिटेल दी, और आपने उस पर जिसको भी लाल किताब आती होगी वो समय लेगा, थोड़ा सा 2 दिन ले ले, 3 दिन ले ले, क्योंकि 2-3 दिन का आपका चार्ट पढ़, जब आपके चार्ट को बनने में, आपका जन्म होने में 9 महीने का प्रोसेस लगा जी, तो आपके चार्ट को बताने में 9 सेकंड तो नहीं लगेंगे, 9 मिनट में भी नहीं बताया जा सकता, तो कम से कम टाइम तो चाहिए 2-3 दिन तो चाहिए। हाँ, केपी केवल आपके प्रश्नों का जवाब दे सकती है, लाल किताब केवल आपके प्रश्नों को खुद ब खुद बता देगी उसके अंदर से कि अगर आपने ऐसा किया है तो देन आपके साथ ऐसा है, अगर आपने ऐसा किया है तो आपके साथ ऐसा है, आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा। ये केपी अपने आप बता देगा। लाल किताब अपने आप। केपी में तो केवल आप ये पूछ सकते हैं कि भाई मेरे प्रश्नों का जवाब। अच्छा, केपी में डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं? हाँ या ना, मतलब किस तरीके से, जैसे श्री राम शलाका में होता है आप कह सकते हैं। जैसे श्री राम शलाका में एक अक्षर कि हम किसी अक्षर पे उंगली रखते हैं, वहां से 9 काउंट करते हैं, फिर वहां से 9 काउंट करते हैं, उसके बाद एक श्लोक बन जाता है, फिर हम रामचरितमानस के अंदर उस श्लोक के अंदर जाकर देखते हैं, उसका मतलब निकालते हैं। फिर मतलब निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी के ख्याल है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, तो उस पर उन्होंने किया, तो एक चौपाई आगे जही पे जही के सत्य से नहीं सोते ही मिले न कुछ संदेह, तो उससे ये हो जाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा होगी तो मिल जाएगा। तो इस तरीके से एग्जैक्ट। ओके, नाइस सर। एक चीज़ और है, आज के टाइम में ना मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स मेरे टच में रहते हैं, तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं। मतलब जैसे आप लोग हैं सीनियर एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजर्स की लिस्ट जैसे ही मैं इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो एक लाइन से टैरो रीडर्स की ऐड आने लगते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ कोई बहुत अपने घर से कर रहा है, कोई 2 महीने पहले सीखा है, सबके ऐड चालू हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो नए ज्योतिष सीखने वाले लोग हैं, जो नई नई लर्निंग कर रहे हैं, और इतनी ज़्यादा भीड़ एस्ट्रोलॉजर में बन रही है, क्या एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ बिजनेस बना दिया गया है कि एस्ट्रोलॉजी को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों का भला हो सके? देखो जी, हम एस्ट्रोलॉजर है तो लाजी बात हमारा सर्कल एस्ट्रोलॉजी का होगा जी। अगर हम वकील है तो हमारा सर्कल वकील का होगा।
हम अगर डॉक्टर हैं तो हमारा सर्कल डॉक्टर का होगा। हमने जिस प्रोफेशन के अंदर जाना है या जिस प्रोफेशन के लोगों के साथ मिलकर काम करना है तो आपको उसी लोगों के सर्कल के ही सारे सर्कल मिलेंगे। आपने एस्ट्रोलॉजर की बात करी, आपने डॉक्टर की बात नहीं करी, आपने वकील की बात नहीं करी, आपने साइंटिस्ट की बात नहीं करी, आपने किसी विधायक की बात नहीं करी, क्योंकि आपका वो सर्कल ही नहीं है। आपने उसको भी कैच नहीं किया। जिस दिन आप कैच करोगे फिर आप गंगाराम के डॉक्टर की बात करोगे। आज तो कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी सामने वाले को केवल एक मार्गदर्शन देता है और कोई भी विषय आप नहीं चुनते, आप केवल एंटर करते हैं। विषय आपको चुनता है। बहुत से लोगों को हमने साइंस में एडमिशन लेते हुए देखा, लेकिन वो छोड़ के कॉमर्स में आ गए। हमने बहुतों को कॉमर्स में एडमिशन लेते हुए देखा, पता लगा वो आर्ट्स में आ गए। हमने बहुतों को आर्ट्स में वकील बनते हुए देखा, पता लगा वो मार्केटिंग की जॉब कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ने आपको नहीं चुना। अगर आप 1000 लोगों का पैरामीटर देखेंगे एस्ट्रोलॉजर का, तो 1000 में से जो 200, 250, 300 कामयाब हैं, सब्जेक्ट ने उनको चुना है। बाकी तो सेम वही है, कॉमर्स में एडमिशन ले लिया, साइंस में एडमिशन ले लिया, लेकिन हम वहां तक नहीं गए। बाकी एडमिशन लेने वाले हैं, एडमिशन लेने वाली। सर एक चीज मैंने देखा था, एक ज्योतिषी बहुत बताते थे, जैसे वो जब किसी का भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखते थे तो वो कहते थे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ बहुत अच्छा रहेगा, कहते थे आपका इंग्लिश बहुत अच्छा रहेगा। सर ये सब्जेक्ट्स हमारे ग्रहों से जुड़ते हैं क्या, कि बिल्कुल। कैसे ज्योतिष में पता लगाया जा सकता है कि कौन सा बंदा किस सब्जेक्ट में अच्छा है? इसके 3 पैरामीटर हैं जी। नंबर 1, सूर्य बुध कुंडली के किसी भी घर में इकट्ठा बैठ जाए। ओके। किसी भी घर में, खासतौर से पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में, 9वें घर में, तो ऐसा व्यक्ति कोडिंग करता है। कोडिंग में बीटेक में जा सकता है, इंजीनियरिंग में जा सकता है, मैथ में जा सकता है, फिजिक्स में जा सकता है, कैलकुलेटिव माइंडेड। ओके, ऐसा व्यक्ति कोडिंग करता है। अब कोडिंग तभी करेगा जब वो मैथ पढ़ेगा। मैथ पढ़ेगा तो 10वीं में मैथ ली होगी, 11th में ली होगी, 12वीं में ली होगी, आगे बीकॉम, बीएससी जो भी है। तो सूर्य बुध इकट्ठा होने से व्यक्ति कैलकुलेशन ज्यादा करता है। वहां पे ये बात आएगी कि ये व्यक्ति कैलकुलेटिव वाले पार्ट में जाएगा तो देन सक्सेस। अब कैलकुलेटिव वाला पार्ट तो मैथ का ही है। अब बात आती है कि किसी और विषय, दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा जो टॉप पैरामीटर है, बृहस्पति कुंडली में अकेला होना चाहिए जी, किसी भी घर में जी। अगर अगर अकेला है तो भी ये व्यक्ति कोडिंग में जा सकता है। अच्छा, बृहस्पति कुंडली में अकेला होना चाहिए किसी भी घर में? किसी भी घर में। तो अगर किसी की कुंडली में है तो व्यक्ति कैलकुलेशन वाला होगा। कैलकुलेटिव, उसको मैथ पढ़नी चाहिए। मैथ नहीं पढ़ेगा, पता लगा उसने आर्ट्स पढ़ी, आर्ट्स के बाद उसने एमबीए लिया, एमबीए के अंदर फाइनेंस ले लिया, लेकिन वो जाएगा मैथ में, जाएगा 100%। बृहस्पति अगर अकेला है तो उसको जाना ही चाहिए। बैंक में चला गया, पता लगा उसने कुछ भी नहीं किया, मैथ भी नहीं किया था, पता लगा बैंक के अंदर लग गया। ओके, वहां भी उसको क्या करना है, फिगर लिखनी पड़ रही है बार बार। रहेगा, मतलब कैलकुलेशन नंबर्स में ही रहेगा, नंबर्स में रहेगा। अब वो कितनी जल्दी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलके आप उसको कितनी जल्दी डिकोड कर सकते हैं या समझ सकते हैं, या उस स्टेप पे आप स्टेप उठा सकते हैं।